अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रीडर टीवी। लर्निंग टू लिव के ये जो सेशन होगा इसमें मैं आपसे इसको 3 या 4 पार्ट होंगे। इसमें कौमों का ज़वाल क्यों होता है, क्यों कौमें तरक्की नहीं कर सकती, ये 4 या 5 सेशंस में इसको कवर हम करेंगे। थोड़े दिन पहले ई आवाज़ एक कैनेडियन रेडियो शो है, टॉक शो है, उसमें एक मोहतरम करामतुल्लाह गौरी साहब तशरीफ़ लाए। उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा, जब मैं डिप्टी एम्बेसडर था चाइना में, तो एक दिन मैंने अपने घर में कुछ चाइनीज़ ऑफिसर्स को दावत पे बुलाया, जिसमें एक लड़की भी थी। वो लड़की काम करती थी एटॉमिक एनर्जी कमीशन में, चाइनीज़ एटॉमिक एनर्जी कमीशन में। तो कह रहे, मेरी बेगम ने उनसे पूछा बातों बातों में कि आपकी सैलरी क्या है। तो जो सैलरी उन्होंने बताई वो हमें सुन के बड़ी हैरानगी हुई कि उसकी सैलरी, वो जो चाइनीज़ गार्ड उनके घर के बाहर तैनात था, उसमें बहुत थोड़ा फ़र्क था। तो मेरी बेगम ने कहता उनसे कहा कि आप की सैलरी बहुत कम है, आप इतनी पढ़ी लिखी खातून है, तो ये क्या बात है कि आपकी सैलरी ऑलमोस्ट गार्ड के बराबर है या थोड़ी सी ज़्यादा। तो उसने कहा कि अगर मेरी सैलरी मेरी तालीम और मेरी कैपेबिलिटी के मुताबिक होती तो मुझे बड़ा अफसोस होता कि मेरे 10 चाइनीज़ भाई भूखे रह जाते। ये बड़ी एक खूबसूरत बात उस लड़की ने की, जिसने करामतुल्लाह गौरी साहब को और उनके मिसेस को बड़ा इम्प्रेस किया, और उन्होंने कोट की उस रेडियो टॉक शो में। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ इस्लाम में जो तसव्वुर है वो तो बहुत पहले का है, ये कि काम आपने किसी से उसकी इस्तात के मुताबिक लेना है। यानी डॉक्टर का काम करेगा, मजदूर जितना काम कर सकता है वो करेगा, या एक इंजीनियर जितना काम कर सकता है वो करेगा, या एक पायलट जो काम करता है जितना कर सकता है वो करेगा, या एक बीमार शख्स जो अपनी बॉडी की इस्तात के मुताबिक जो काम कर सकता है वो करेगा, बट उसको जो उजरत है वो उसकी ज़रूरत के मुताबिक देनी होगी। ये है बेसिक इस्लाम का कॉन्सेप्ट। अब ये कोई भी अपना ले, वो भले चाइनीज़ हो, बड़े अमेरिकन हो, कैनेडियन हो, नॉर्वेजियन हो, कोई भी हो। करामतुल्लाह गौरी साहब ने एक और बात की, एक उन्होंने स्टेटमेंट दी कि चाइना में शुरू में उन्होंने गुर्बत को मसावी तकसीम किया और उसके बाद दौलत पैदा होना शुरू हुई। ये बात भी उनकी काफ़ी हद तक सही है, पर ये चीज़, मेरा कहना यह है कि ये चीज़ हमारे यहाँ तो बहुत पहले से है, 1400 साल से। जैसे एक बड़ा मशहूर वाक़या हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का, उनके एक गवर्नर ने उनको गंदम बेची। उन दोनों लोग जौ की रोटी खाते थे और गंदम एक अय्याशी समझी जाती थी। तो आपने पूछा गवर्नर से कि क्या ये गंदम हमारे यहाँ सब लोगों को मैसर है? तो उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा ये फिर गंदम मैं भी नहीं खा सकता, जब तक ये सबको मैसर नहीं होगी उस वक्त तक मैं ये गंदम नहीं खा सकता। तो ये बात तो हमारे यहाँ एक बहुत पहले से है। ये अलग बात है कि हम उस पर अमल करें या ना करें, जो कि हमने नहीं किया। लेकिन जब किया तो फिर मुसलमानों ने हुकूमत भी की 800 साल या 700 साल, और जब नहीं किया तो ज़वाल पजीर हुए और होते चले जा रहे हैं। देखना ये है कि हम अपनी रवायात पे वापस कब लौटेंगे। अपनी 1400 साल पुरानी रवायात पे वापस लौटने के लिए तो जाहिर है कुछ कुर्बानी देनी पड़ेगी ना, कुछ उन असूलों को अपनाने के लिए कुछ अपने आप सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। आज के इस दौर में अगर आप देखें
ये जो हमारे यहाँ कैपिटलिस्ट सिस्टम है, उसमें एक तरफ तो वो लोग हैं जिनकी सैलरीज मिलियंस में हैं, और एक वो लोग हैं जिनकी सैलरीज हजारों में हैं। एक वो लोग हैं जो अगर बीमार हों, उनका ट्रीटमेंट उन हॉस्पिटल में वो जाते हैं जहाँ पे सिंध में या हमारे दूसरे शहरों में कई जगह अक्सर देखा गया है कि जहाँ पे जानवर बंधे होते हैं, या एमरजेंसीज पे जाएं तो एक बेड पे 3 पेशेंट लेटे होते हैं, या मैंने ख़ुद अपनी आंखों से देखा है फर्श पर लेटे होते हैं और उनको ड्रिप्स लगी होती हैं। और एक वो लोग हैं जो उन हॉस्पिटल्स में इलाज कराते हैं जिनके स्टैंडर्ड जस्ट 5 स्टार होटल्स का होता है। इस पे मुझे बड़ा अल्लामा इकबाल का एक शेर याद आ गया। वो कहते हैं, हमको तो मुयस्सर नहीं मिट्टी का दिया भी, हमको तो मुयस्सर नहीं मिट्टी का दिया भी, घर पीर का बिजली के चिरागों से है रोशन। हमारे यहाँ हालात ये हैं, ये सिर्फ मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ पूरे कैपिटलिस्ट सिस्टम की। पिछले काफ़ी सालों से देखने में ये आया कि एक नया ट्रेंड चला है कि जैसे पेंशन ख़त्म कर दो, पेंशन से नुकसान होता है हज़ारों को। तो ये सोचे बगैर इस पे अमल हो रहा है पूरी दुनिया में, पूरे कैपिटलिस्ट सिस्टम में इस पे अमल हो रहा है, हमारे पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा हो रहा है कि पेंशन ख़त्म जब करेंगे तो वो शख्स जिसने अपनी उम्र के 40 साल या 45 साल जवानी के वो एक अदारे को दिए, वो खा प्राइवेट अदारा हो या गवर्नमेंट का अदारा हो, जब वो 60 साल या 65 साल के बाद रिटायर हो, और जिस तरह का सिस्टम है और जिस तरह का सैलरी स्ट्रक्चर है हमारे यहाँ, तो 60 साल के बाद वो क्या करेगा, किससे मदद मांगेगा? ये ज़रूरी तो नहीं कि आप औलाद आपकी इस काबिल हो कि आपकी मदद करें, करनी चाहिए। हमारे यहाँ तो एक बेसिक इस्लाम का असूल है कि पेरेंट्स की खिदमत करनी चाहिए, पर अब देखने में आ रहा है ये कि वो नहीं हो पा रहा, और हमारा सिस्टम वहीं जा रहा है जहाँ यूरोप के पेरेंट्स को जाके ओल्ड होम में जमा करा दें और लोग अलग हो जाएं। ये सारी की सारी खराबी शुरू वहाँ से होती है जब कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं और कुछ लोग बिल्कुल गरीब होते हैं। कुछ लोग ये कहेंगे कि हम पाकिस्तान में ही कैपिटलिस्ट निज़ाम को क्यों बुरा कहते हैं, कि लोग बहुत ज़्यादा अमीर भी हैं और बहुत ज़्यादा गरीब भी हैं, लोगों के पास यहाँ बहुत सारी जगीरें भी हैं, तो बाहर यूरोप में जाएं, कनाडा में जाएं, अमेरिका में जाएं, वहाँ भी लोगों के पास बहुत सारा पैसा है। बट एक चीज़ जो बेसिक फ़र्क है वो क्या है, वो आपकी वो एजुकेशन है यूरोप में या कनाडा में या जो फलाई रियासतें हैं, वो एजुकेशन है जो 5 से 10 साल की उम्र में बच्चों की दी जाती है। वो सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशन नहीं है, जैसा मैंने कुछ अपने और प्रोग्राम में भी अर्ज़ किया कि वो सिर्फ एजुकेशन नहीं है, वो बेसिक तरबियत है इंसान की, जो उस बच्चे को आदमी की सोच से एक इंसान की सोच में कन्वर्ट करती है। ये वो चीज़ है जो अभी तक उन सोसाइटीज़ को, उन माशरों को तबाही से रोक रही है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ वो चीज़ अभी तक नहीं आई, और अभी तक वो सोच भी डेवलप नहीं हुई कि हमने ये करना भी है या नहीं करना, और अगर करना है तो उसकी बुनियाद क्या होगी और कैसे शुरू होगा। ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो बेसिक वजह बनती है हमारे माशरों की, जो कि ये निज़ाम, सरमायादारी निज़ाम, ये कैपिटलिस्ट सिस्टम, ये जो तबाही की तरफ जा रहा है,
इसके बारे में अल्लामा इकबाल ने तो बहुत पहले कह दिया था, गया दौरे सरमायादारी गया, गया दौरे सरमायादारी गया, तमाशा दिखा के मदारी गया। तो ये निज़ाम आज या कल, जल्द या बदेर, इसने ख़त्म होना ही है। और हमारे लिए एज ए मुस्लिम जितना जल्दी हम इसको समझ सकें उतना ही हमारे लिए फ़ायदेमंद है। करामतुल्लाह गौरी साहब ने जो उस लड़की की बात की थी, मुझे उससे एक वाक़या याद आया। मैं उन दिनों नॉर्वे में एक ट्रेनिंग पे था। हमारे एक पाकिस्तानी दोस्त, उन्होंने कुछ मिलियंस एंड क्राउन्स का, 3 से 4 मिलियन क्राउन का उन्होंने वहाँ पे फ्रॉड किया। क्रेडिट कार्ड फ्रॉड और कुछ और चीज़ें मिला के टोटल इतना बनता था। वो पकड़े गए तो गवर्नमेंट ने उनकी सारे बैंक अकाउंट सीज कर दिए। जो उनके पास घर था, दौलत थी, पैसा उन्होंने बनाया था, इल गॉटन मनी, वो सारी की सारी उन्होंने ज़ब्त कर ली। लेकिन खूबसूरत बात देखें, ये जो उस लड़की की बात, या जो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की मैंने आपसे बात की, उसको ज़रा ज़हन में रखें तो वो देखें कि ये मैं आप ज़्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा, ये को 15-16 साल पुरानी बात है जो मैं आपको सुना रहा हूँ। तो सारी की सारी इल गॉटन मनी उस शख्स की उन्होंने ज़ब्त की। लेकिन उसके 4 बच्चे थे और एक बीवी, तो उसको उन्होंने एक घर दिया। बच्चों की एजुकेशन वो पहले से, और ट्रीटमेंट, इलाज वगैरह सारा वैसे ही फ्री है। उसको एक घर दिया और इतने पैसे दिए महीने के कि वो अपना अच्छा गुजारा कर सकें। क्यों? गवर्नमेंट समझती है कि ये जो फ्रॉड किया है वो उस पर्टिकुलर शख्स ने किया। वो हस्बैंड है या वो फादर है, वो एक अलग रिश्ता है। वो इंडिपेंडेंट उसने एक फ्रॉड किया है, उसकी सज़ा उसको मिली, वो जेल चला गया, पैसे सारे ज़ब्त हो गए। लेकिन उन बच्चों को टेक केयर करना उस स्टेट की ज़िम्मेदारी है जिसमें वो रहते हैं। यही एक इस्लामिक स्टेट की ज़िम्मेदारी है। यही हमारे यहाँ उसकी अंडरस्टैंडिंग है कि ऐसी ही स्टेट होनी चाहिए, जो उसको कहते हैं ना, रियासत हो माँ जैसी। तो वो यही एक चीज़ है जिसको हम कहते हैं कि ये ऐसी होनी चाहिए। तो वो रियासत में लोग गरीब हों या अमीर हों, एक बात तो कंफर्म है और ये पक्की है कि अगर उस मुल्क ने बचना है, उसने ग्रो करना है, उसने तरक्की करनी है, तो 2-3 चीज़ें तो उसमें होनी ही चाहिए अगर उसने ग्रो करना है। तो नंबर 1, एजुकेशन सबके लिए बराबर मौके होने चाहिए कि वो हर बंदा बराबर एजुकेशन हासिल कर सके। ये नहीं कि अमीर के लिए कुछ और स्कूल, गरीब के लिए कुछ और स्कूल। दूसरा है इंसाफ। इंसाफ सबके लिए बराबर मुहैया होना चाहिए। ये नहीं कि एक अमीर आदमी तो कोई 2 करोड़ रुपए का वकील करके जाके केस जीत ले, और दूसरा जिसके पास वकील को देने के लिए पैसे ना हो, वो अपना जायज़ केस हार जाए। तीसरा, इलाज। ये नहीं हो सकता, जैसे मैंने आपसे पहले कहा, कि अमीर जिसके पास पैसे हैं वो तो 5 स्टार हॉस्पिटल में जाए, और जो गरीब है वो या तो उसको इलाज मुयस्सर ही ना हो, वो धक्के खाता रहे, और अगर जाए भी तो वो ऐसे हॉस्पिटल में जहाँ पर जानवर बंधे हों। इस तरह और भी 2-4 चीज़ें हो सकती हैं, पर ये मेजर 3-4 चीज़ें हैं। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है जिसका मैंने आपसे जिक्र किया। चाइना ने जो तरक्की की वैसे नहीं की, या और मुल्कों ने तरक्की की वैसे नहीं की कि कुछ असूल थे ही नहीं और वो तरक्की कर गए। कुछ बेसिक असूल थे तो वो तरक्की करके गए। हमारे यहाँ तो बेसिक असूलों नाम की कोई चीज़ रह ही नहीं गई। ये जो मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, मुझे एक और वाक़या याद आया। हमारे यहाँ ये बताने का मकसद ये वाक़े का कि सोच किस हद तक हमारी बदल चुकी है और किस हद तक ख़राब हो चुकी है कि जो बंदा पैसा कमा रहा है वो ये नहीं सोचता कि, जैसे उस लड़की ने बात की, वो ये नहीं सोच रहा
कि मेरे पास ये पैसा जायज़ आ रहा है या नाजायज़ आ रहा है। एक दूसरा, अगर जायज़ आ रहा है तो वो कहता है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा जायज़ आए, अनलिमिटेड जायज़ आए, बगैर ये देखे हुए कि जो बाकी मेरे दोस्त हैं, जो बाकी मेरे महल्लेदार हैं, जो बाकी इस मुल्क में रहते हैं, उनके हिस्से में भी कोई चीज़ आएगी या नहीं आएगी। जैसे मैंने आपसे कहा, एक इंसिडेंट, एक ट्रेनिंग पे हमें जाने का इत्तफाक हुआ स्वीडन, तब मैं सिविल एविएशन में था। ये कोई 3 महीने का कोर्स था और हमें जो डेली अलाउंस दिया गया वो था $9 रोज़ के। स्वीडन जो है वो दुनिया के चंद महंगे तरीन मुल्कों में आता है। तो मुझे याद अच्छी तरह, उन दिनों $4 या $5 का सिर्फ एक बर्गर होता था वहाँ पे, बाकी चीज़ें इसके अलावा। तो वो उन्होंने टोटल हमें 3 महीने के अलाउंस के $9 के हिसाब से पैसे दे दिए। वो पता चला कि वो पैसे जो थे वो पहले महीने में हमारे ख़त्म हो गए। तो हमने जिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में हम ट्रेनिंग कर रहे थे, वहाँ के उस डायरेक्टर से बात की कि हमारे पैसे तो ख़त्म हो गए, तो हमारे पास कोई और चारा नहीं है यहाँ रहने का, या कोई तरीक़ाकार नहीं है, ना हमारा और ऐसा कोई इंतज़ाम है, तो बेहतर यह है कि हम वापस चले जाएं ट्रेनिंग छोड़ के। तो उसने कहा नहीं, ऐसा ना करें, हम कुछ करते हैं। तो उन्होंने कुछ बंदोबस्त किया हमारे लिए, कुछ पैसे वैसे का। तो उन्होंने वो कंप्लेन जो थी वो पाकिस्तान में हेड ऑफिस को लिख दी। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि यहाँ से एक डायरेक्टर साहब गए उसकी इंक्वायरी के लिए कि हमने ये कैसे कह दिया कि पैसा ख़त्म हो गया। तो जब वो मीटिंग हो रही थी तो जो स्टूडेंट थे जिनमें मैं भी शामिल था, तो उनकी तरफ से मैं उस ग्रुप को लीड कर रहा था। तो उसमें बात ये हुई, वो जो एकेडमी के डायरेक्टर थे उन्होंने पूछा हमारे डायरेक्टर से कि आपने इनको कितने पैसे दिए। उन्होंने कहा जी $9 रोज़ के। तो मैं उठ के मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा सिर्फ इनसे ये पूछे कि ये कितने पैसों पे आए हैं यहाँ पे, ये 5 दिन के लिए हैं, ये रोज़ के कितने पैसे ले रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि वो $250 रोज़ के ले रहे हैं। याद रखिए, मेरे और उसके ग्रुप में, यानी उसकी सीनियरिटी में सिर्फ 2 ग्रेड का फ़र्क था। मैं उन दोनों ग्रुप 8 में था और वो 10 में थे। $250 और $9। तो वो डायरेक्टर एकेडमी कहने लगा कि $9 में आपने ये अंदाज़ा नहीं लगाया कि स्वीडन में $9 में किसी भी शक्ल में एक बंदा रोज़ का गुजारा नहीं कर सकता। आपने ये कैसे तसव्वुर किया कि ये 3 महीने इस अलाउंस पे गुजारा कर सकते हैं। कम से कम उनको उतने पैसे तो दें वो सिर्फ खा सकें, अगर बीमार ना भी हों कम से कम खा तो सकें। ये वो सोच है हमारी कि हम ये कहते हैं कि हम सिर्फ हम हासिल कर लें सब कुछ और हमारे अलावा किसी के पास कुछ ना बचे और फिर मुल्क तरक्की करें। ये कैसे हो सकता है? ये सब चीज़ें मैं सिर्फ उस एक लड़की की बात को ज़हन में रख के कर रहा हूँ। आइडिया सिर्फ यही है कि हम अपनी सोच को कैसे बदलेंगे, कैसे हम सोचेंगे कि इन तमाम मुल्की वसाइल के ऊपर हम सब लोगों का हक है। कुछ वो लोग जो इस हक को डंडे के ज़ोर पे और पार के ज़ोर पे छीन सकते हैं, उनका भी हक है जो इस पार से और इस डंडे से महरूम है। एक बात मैं यहाँ और कहता चलूँ, ये ज़रूरी नहीं है, यहाँ ऐसा ना हो कि आप मेरी बात का गलत मतलब ले लें, ये ज़रूरी नहीं है कि जो ज़्यादा तनख्वाह लेने वाला बंदा है सिर्फ वो काम सही करेगा और जो कम तनख्वाह लेने वाला बंदा है वो काम सही नहीं करेगा। ये डिपेंड करता है, जो ज़्यादा तनख्वाह लेने वाला बंदा है, जिसको आप मिलियंस में तनख्वाह देते हैं, ये हो सकता है कि वो भी अपना काम ठीक ना करे, जो कि हो रहा है। ये नहीं कि सिर्फ फ़र्ज़ ही किया जा सकता है, ये हो भी रहा है। लोग देख भी रहे हैं कि जो मिलियंस में ले रहा है वो भी करप्शन कर रहा है और जो कम ले रहा है वो भी करप्शन कर रहा है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि काम सिर्फ वही सही करेगा जो ज़्यादा लेगा। जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया
ये डिपेंड करता है आपकी उस तरबियत के ऊपर जो कि आपने 5 से लेकर 10 साल की उम्र में आपने हासिल की है। अगर आपकी तरबियत ठीक हुई है तो ये याद रखें, आप भूखे मर जाएंगे, आप गलत काम नहीं करेंगे। आपकी तनख्वाह ज़्यादा हो या आपकी तनख्वाह कम हो, आपके वसाइल ज़्यादा हो या आपके वसाइल कम हो, आप अपने वसाइल में रहते हुए ईमानदारी से अपना काम कर सकते हैं। लेकिन फिर भी एंड में होना यही चाहिए कि हम जहां अपना सोचते हैं हम दूसरों का भी सोचें। जिन वसाइल के ऊपर हम ये समझते हैं कि सिर्फ मेरा हक होना चाहिए, उस जगह ये सोचें कि इन वसाइल पे दूसरे का भी हक होना चाहिए। अगर हम ये सोच डेवलप करें तो फिर पाकिस्तान तरक्की कर सकता है, वैसे नहीं। ये सिर्फ एक पहलू था जो मैंने आपसे आज जिक्र किया। इसका आगे आएगा पार्ट 2, 3, 4, 5, 6 आएगा। हम बारी बारी उन तमाम अवामल का जिक्र करेंगे जो कि किसी कौम की तबाही का सबब बनते हैं। उनमें से एक ये था। आपके सुनने का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।